नमस्कार फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग 26 से लेके 28 ऑफ मार्च की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर प्रोक्योरिंग द ट्रैक्ड नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम। तो एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जो है नाग, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो ये साइन जो है कितने प्राइस का किया है, तो इसकी जो वैल्यू है वो है 1801.34 करोड़, 1801.34 करोड़। ठीक है। तो NAMIS इज द थर्ड जनरेशन। ये थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट बोला जाता है नाग मिसाइल को, दागो और भूल जाओ, क्योंकि वो जो है अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए जो है पर्टिकुलर जो भी लक्ष्य उसको दिया जाता है नाग मिसाइल को पहले से, तो वहीं पर जा करके वो लगती है। ठीक है। तो एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है ये, माउंटेड ऑन अ BMP-2 चेजिस। BMP-2 चेजिस के नाम पे है, उस पर माउंट होगी ये मिसाइल। ट्रैक्ड NAMIS सिस्टम वाज डेवलप्ड बाई DRDL के द्वारा ये डेवलप्ड किया गया, जो कि DRDO की एक यूनिट है। फोर्स मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है टू सप्लाई अराउंड 5,000 लाइट व्हीकल्स। तो जिन व्हीकल्स पर ये नाग एंटी टैंक मिसाइल जो है वो अपलोड की जाएगी या लोड की जाएगी कह सकते हैं, तो उस उस पर उसको लेकर के जो है ये फोर्स मोटर्स ने और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस पे कॉन्टेक्ट किया है, जो कि 5,000 व्हीकल्स बनाने का टू द आर्म फोर्सेस के लिए। लाइट व्हीकल विल हैव द पेलोड कैपेसिटी 800 किलोग्राम की इसकी पेलोड कैपेसिटी है, जो कि सभी इन्वायरमेंट्स को लेकर के डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट उस पर आते हैं। बाई हाउ मैनी परसेंटेज पॉइंट डिड द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात यहाँ पर की जा रही है। तो एट द एलिमेंट्री लेवल डिक्लाइन कम्युनिटीज फ्रॉम 2021 से 2022 से लेकर के 2023-24 तक ये घटा है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो टोटल जो बच्चे हैं, मान लीजिए उन बच्चों में जो पढ़ने वाले बच्चे या रजिस्ट्रेशन करने वाले 60,000 जो बच्चे हैं जो पंजीकरण करते हैं, एडमिशन लेते हैं, उनका रेशियो जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहलाता है। अब ये कितना यहाँ से 2021-22 से लेकर के ये 2023-24 में तक जो है ये घटा है, तो ये घटा है 8.43%। तो व्हाट इज द GER ऑफ द ट्राइबल स्टूडेंट। अब देखिए GER ट्राइबल स्टूडेंट्स का, जो आदिवासी स्टूडेंट है उनका लेवल क्या रहा, एलिमेंट्री लेवल। यानी एलिमेंट्री कहने का मतलब है कि 1 से 5 तक की कक्षाएं। उन उन स्कूलों में जो सरकारी स्कूल होते हैं, वो जो 1 से 5 तक की कक्षाएं होती हैं प्राइमरी स्कूल, उसमें जो बच्चे एडमिशन लेते हैं प्रतिवर्ष में, तो वो जो है 2021-22 से लेकर के 23-24 में तक जो है 8.43% घटा है। और ये जो है अगर हम बात करेंगे कि आदिवासियों की, ट्राइबल स्टूडेंट्स की, तो 97.1% घटा है। ठीक है। और द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज़ की अगर हम बात करें, सारी कम्युनिटीज़ की, तो GER जो है सेकेंडरी लेवल पे डिक्रीज हुआ है 79.56%। 2021-22 से लेकर के 2023-24 में 79.56% था 21-22 में, 23-24 में हो गया है 77.4%। उसके बाद जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जो है 11th-12th के लिए, तो यहाँ पर ये 10th के लिए होता है सेकेंडरी लेवल, और ये 12th के लिए होता है, 11th एंड 12th के लिए। ठीक है। तो इसमें जो GER है वो ST स्टूडेंट्स का वो ड्रॉप हुआ है 52% से 48.7%। इसी 2021-22 में जो है ये 52% था, और 2023-24 में ये 48.7% रहा। उसके बाद जो है GER को अगर हम कंपैरिजन करें स्टूडेंट्स का सभी कम्युनिटीज़ को मिला करके, तो सभी कम्युनिटीज़ को मिला करके ये 57.56% रहा 2021-22 में, जो कि 56.2% 23-24 में रहा। तो विच स्टेट वर मेंशनड इन द रिपोर्ट ऑफ इनफ्रीक्वेंट यूज ऑफ क्लासरूम।
तो कौन कौन से ऐसे स्टेट्स रहे जो कि जिन्होंने जो है इस रिपोर्ट में इनफ्रीक्वेंट क्लासरूम्स के अंतर्गत आई, मतलब कहने का मतलब है कि जिनकी क्लासेस जो है इन स्टूडेंट्स की वो नहीं लगी, और एक तरह से जो है उनकी जो कंसिस्टेंसी थी वो नहीं हुई। तो उसमें सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश का है, फिर दूसरा नाम मध्य प्रदेश का है, तीसरा नाम असम का है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राई सर्विस? ट्राई सर्विस जो है ये इंटीग्रेट की गई है मल्टी डोमेन वारफेयर कंडक्टेड बाय द आर्मी इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में एक वारफेयर एक्सरसाइज जो है वो करी गई, और ये जो मल्टी डोमेन वारफेयर एक्सरसाइज है ये तीनों सेनाओं को लेकर के करी गई है। तो यहाँ पे जो है आर्मी का नाम आ रहा है, लेकिन ये आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स, और इसीलिए इसको ट्राई सर्विस कहा गया है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों को मिला के करी गई है, लेकिन इसको कंडक्ट कराया है आर्मी ने। ठीक है, और इसका नाम है प्रचंड प्रहार। अरुणाचल प्रदेश में ये अभी हाल ही में ये वारफेयर एक्सरसाइज करी गई। तो प्रचंड प्रहार इज द ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन वारफेयर एक्सरसाइज कंडक्टेड इन अरुणाचल प्रदेश। दिस एक्सरसाइज हेल्ड फ्रॉम 25 से 27 मार्च के बीच में ये एक्सरसाइज की गई ईस्टर्न कमांड में, 2025 में ईस्टर्न कमांड के अंतर्गत। तो द प्राइमरी एम जो था इसका कि ये द प्राइमरी एम ऑफ द प्रचंड प्रहार टू वैलिडेट फुल्ली इंटीग्रेटेड अप्रोच टू इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी एंड एक्यूरेसी। पूरी तरह से जो है इस तरह से इन्वेस्टिगेशन को लेकर के और फैसिलिटी को लेकर के और साथ साथ जो है एक्यूरेसी को लेकर के इस जो ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई उसमें इनका जो है महत्वपूर्ण रोल रहा। फैसिलिटी, सभी फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई, और एक्यूरेसी को लेकर के रहा कि जितनी ज़्यादा जो है एक्यूरेसी रहेगी उतना बेहतर जो ये है एक्सरसाइज पॉसिबल होगी। और उसके साथ इन्वेस्टिगेशन में भी, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जो नए जो परिवर्तन हुए हैं उनको भी बताया गया। तो टारगेट्स वर स्विफ्टली न्यूट्रलाइज्ड यूजिंग फाइटर एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम और स्वर्म ड्रोन्स एंड आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स। तो ये चार जो है ये यूज़ हुए इक्विपमेंट्स। तो फाइटर एयरक्राफ्ट यूज़ हुआ, और साथ में रॉकेट सिस्टम यूज़ हुआ, ड्रोन्स यूज़ किए गए, और साथ में आर्म फोर्सेस के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके द्वारा ये एक्सरसाइज जो है की गई। तो टू द कॉम्बैट ड्रिल्स वर कंडक्टेड इन एन इलेक्ट्रॉनिकली कंटेस्टेड एनवायरनमेंट रिप्लिकेटिंग मॉडर्न बैटलफील्ड कंडीशन। तो यहाँ पे ऐसा जो है इलेक्ट्रॉनिकली कंटेस्टेड एनवायरनमेंट बनाया गया, और इसमें जो है ये मॉडर्न बैटलफील्ड कंडीशन बनाई गई। और तो ऐसी कंडीशंस जो है में किए गए कि जिसमें जो है कि एक तरह से जो डेवलपमेंट है, तो वो डेवलपमेंट जो भी हुआ है अभी तक मिलिट्री इक्विपमेंट्स को लेकर के, तो मिलिट्री इक्विपमेंट्स को कैसे यूज़ करना है और उसको लेकर के जो है ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिकली कंटेस्टेड इन्वायरमेंट में ये किए गए। नेक्स्ट आते हैं। अकॉर्डिंग टू सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू। इनके बाद जो है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एयरफेयर कॉस्ट? एयरफेयर कॉस्ट जो है ये एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है उसमें आता है। जैसे मान लीजिए जो हवाई जहाज है उसमें या फ्लाइट है उसमें जो है ये जो फ्यूल यूज़ करते हैं उसको एविएशन टरबाइन फ्यूल बोला जाता है। ठीक है, और इस एविएशन टरबाइन फ्यूल के कॉस्ट में इजाफा किया गया है, वो बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है यहाँ पे ये बात आती है। तो ये जो है ये 45% इंक्रीज किया गया है। ठीक है, और इसमें तमिलनाडु जो है वो हाईएस्ट वैट चार्ज करता है, वैल्यू एडिड टैक्स, जो कि एटीएफ को लेकर के है, एविएशन टरबाइन फ्यूल को लेकर के है 29%। 15 स्टेट ऐसे हैं जिनमें वैट जो है एटीएफ जो है 5% से नीचे है। तो कह सकते हैं कि जिसमें वैट एटीएफ में 5% से नीचे, कहने का मतलब है जो भी एविएशन टरबाइन फ्यूल है उसमें जो वैट लगाते हैं, इस 15 स्टेट ऐसे हैं जो
बिलो 5% का वेट रखते हैं, while others imposing higher taxes या higher rates. हायर वेट और एटीएफ लीड्स टू इंक्रीज्ड ऑपरेशन कॉस्ट। अब चूंकि वेट ज़्यादा लगेगा तो निश्चित बात है ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, तो फ्लाइट्स के जो फेयर हैं, प्राइसेस हैं, वो भी बढ़ेंगे। तो इस कारण से जो पैसेंजर को जो है इसमें कॉस्ट जो है ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इंडिगो और एयर इंडिया है, दो ऐसी फ्लाइट हैं इंडिगो और एयर इंडिया की, जिन्होंने 91% जो है डोमेस्टिक एयर ट्रेवल मार्केट है जिनका, मतलब जो हमारे देश के अंदर ही जो इसकी इनकी जो फ्लाइटें हैं वो रहती हैं, और ये किसी भी फॉरेन कंट्री से लिंक नहीं है इंडिगो और एयर इंडिया। ज़्यादातर जो है 91% इनकी फ़्लाइटें यहीं पर रहती हैं। तो इंडियाज़ एयरक्राफ्ट कंट्रीब्यूशन जो है काउंट इंक्रीज्ड, तो जो भी एयरक्राफ्ट को लेके इंक्रीज किया गया है, जो पहले जो है 340 2014 में एयरक्राफ्ट थे, और अब जो है फ्लाइट कितनी है, 840 है 2025 में। तो जितने जहाज जो थे, या कह सकते हैं हवाई जहाज, जो 340 थे अब हो गए हैं 840। तो निश्चित बात है कि एक तो सेवाएं बढ़ी है और उनको लेकर के जो है फेयर बढ़ाए गए हैं, और ये फेयर जो है कितने परसेंट बढ़ाए गए हैं, 45% जो है ये ये फेयर जो है उसके टरबाइन फ्यूल के जो फ्यूल लगता है एविएशन टरबाइन फ्यूल, उसमें बढ़ाई गई है। तो चूंकि अब तेल के दाम बढ़ेंगे या उसके ईंधन के दाम बढ़ेंगे, फ्यूल के दाम बढ़ेंगे, तो निश्चित बात है फ्लाइट्स के दाम भी इंक्रीज करेंगे। तो इसको जो है एक तरह से अ, इसमें 29% जो है हाईएस्ट वेट लगाने वाला जो स्टेट है वो कौन सा है, तमिलनाडु, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मैनी टाइम्स विल द सीए फाइनल एग्जाम कंडक्टेड इन अ ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2025। देखिए आईसीएआई है, आईसीआई जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई ने जो 2025 से जो है ये एग्ज़ाम जो है एक साल में फाइनल ईयर एग्ज़ाम जो होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम सीए के, चार्टर्ड अकाउंटेंट के, वो कितनी बार जो है एक साल में होंगे। तो अभी उसमें कुछ फेरबदल किया गया है, तो 3 बार जो है ये बोला गया है कि 3 टाइम्स जो है ये होंगे, और कब कब होंगे, जनवरी में होंगे, मई में होंगे और सितंबर में होंगे। ऐसा किया क्यों गया, इसका कारण ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्थी इन्वायरमेंट बनाना, कंपटीशन बढ़ाना, और स्टूडेंट को जो है आकर्षित करना ज़्यादा से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंट का कोर्स लेने के लिए। तो द डिसीजन वाज टेकन ऑन द 26th काउंसिल मीटिंग ऑफ आईसीएआई, जो 26th काउंसिल मीटिंग हुई उसमें ये डिसीजन लिया गया। फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट सीए एग्जाम्स वर ऑलरेडी बीइंग हेल्ड 3 टाइम्स अ ईयर। तो सीए एग्जाम के जो फाउंडेशन और इंटरमीडिएट टाइप के जो एग्जाम हैं वो पहले से ही 3 लेवल में लिए जा रहे हैं, लेकिन फाइनल वाले जो थे वो एग्जाम जो है अभी एक साल में 3 बार नहीं लिए जा रहे थे, तो उनको भी अब कर दिया गया है कि 3 बार ही लिए जाएंगे। विद दिस चेंज ऑल सीए एग्जाम्स, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल विल बी नाउ बी कंडक्टेड थ्राइस एनुअली, एक साल में 3 बार, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ये चेंज का करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है, टू प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू अपियर इन द एग्जाम, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अवसर प्रदान करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक साल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए, सीए कोर्स के लिए जो है अट्रैक्ट हो सके। 44th की जो पहली काउंसिल मीटिंग रही आईसीआई की वाज हेल्ड ऑन 27 मार्च 2025 में, ये 2025 को ये मीटिंग हुई, और काउंसिल मीटिंग इसमें आईसीआई के हेडक्वार्टर में, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इसके प्रेसिडेंट जो है आईसीआई के वो कौन है, चार्टेड अकाउंटेंट चरणजोत सिंह नंदा। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो है चार्टेड अकाउंटेंट प्रसन्न कुमार डी। इन्होंने जो है ये लीड की डेलिब्रेशंस ऑन दिस डिसीजन, तो इनके द्वारा जो है ये डिसीजन दिया गया, ठीक है, मेनली। उसके बाद आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, इसका शॉर्ट रेंज है ये, और इसको जो है वर्टिकल लॉन्ग शॉर्ट रेंज
सरफेस टू एयर मिसाइल बोला गया है। ये मिसाइल का अभी हाल ही में टेस्ट किया गया। कहाँ पर कंडक्ट किया गया, किन के द्वारा कंडक्ट किया गया, विच ऑर्गेनाइजेशंस? तो किन ऑर्गेनाइजेशन मिल करके कंडक्ट किया? डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी ने मिलकर के ये कंडक्ट किया। तो डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ द वीएल SRSAM मिसाइल। तो ये टेस्ट जो है टुक प्लेस इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR जो है चांदीपुर उड़ीसा में, वहाँ पर ये टेस्ट किया गया। और ये इंडिजीनियसली मिसाइल है। तो इंडिजीनियस कहने का मतलब है कि पूरी तरह से ये भारत में निर्मित है, जो कि है ना, डेवलप्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसका नाम है। दिस मिसाइल वाज लॉन्च्ड फ्रॉम द लैंड बेस्ड वर्टिकल लॉन्चर। तो ये जो है पहले से ही ये लॉन्च की जाती रही है लैंड बेस्ड वर्टिकल लॉन्चर से। मतलब कहने का मतलब है सरफेस टू एयर है, तो सरफेस में जो लॉन्चर है वो वर्टिकली अपवर्ड रहता है, और उस लॉन्चर से एक ही गई है। डिमोन्स्ट्रेटेड इट्स कैपेसिटी बाई डिस्ट्रॉइंग अ हाई स्पीड एरियल टारगेट आ शॉर्ट रेंज एंड लो एल्टीट्यूड। लो एल्टीट्यूड में और शॉर्ट रेंज में जो हाई स्पीड एरियल टारगेट करने के लिए इनको जो है डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, और इसकी जो कैपेसिटी है वो उसको डिस्ट्रॉय करने की है। तो एक तरह से कहने का मतलब है जो फॉरेन जो वीपन्स हैं, या फिर कह सकते हैं फॉरेन की जो कोई मिसाइल है, वो अगर कुछ हमारे देश में की तरफ आ रही है, तो ये जो है VLSRSAM जो मिसाइल है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये मिसाइल जो है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसकी शॉर्ट रेंज एंड हाई एटीट्यूड लो एटीट्यूड पर ये काम करेगी। ठीक है। तो द मिसाइल फीचर्स एंड इंडिजीनियस रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी को पता लगाने में साथ साथ मल्टी फंक्शनल रडार, ऐसा रडार इसमें लगाया गया है जो मल्टी फंक्शनल है। तीसरा जो है वीपन कंट्रोल सिस्टम, जो भी वीपन लगे हैं उनको भी कंट्रोल करने का जो कंट्रोल सिस्टम जो है वो इसमें, इससे ये जो है इसकी फीचर है मिसाइल की कि इसमें ये चीज़ें पाई आई हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, who won the India's second bronze medal in Greco-Roman category at the Senior Asian Wrestling Championship 2025। तो ग्रेको रोमन कैटेगरी में दूसरा ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक दूसरा जीता है जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही है 2025, इसमें जो है नितेश ने ये चैंपियनशिप में सेकंड ब्रॉन्ज जीता है। तो इंडिया वॉन इट्स सेकंड ब्रॉन्ज मेडल चैंपियनशिप थ्रो नितेश। 87 किलो वेट की श्रेणी में इन्होंने जीता है ये सेकंड ब्रॉन्ज। दूसरा जो कांस्य है ग्रेको रोमन कैटेगरी जो है उसमें नितेश डिफीटेड, इन्होंने तुर्कमेनिस्तान के अमन बर्दी अगमामे देव को जो है 9-0 से पराजित किया है। तो सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ये कहाँ हो रही है 2025? ये अम्मान जॉर्डन में हो रही है। ठीक है। और एक चीज़, अब चूंकि बात आ गई है, अम्मान जॉर्डन की राजधानी है, और जॉर्डन जो है ये पड़ता है हमारा इसराइल के और सीरिया के पास में। और यहाँ पर जो है एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि मृत सागर है। मृत सागर कहने का मतलब है कि जो डेड सी है, तो डेड सी जॉर्डन में पड़ता है, और इसकी बाउंड्री जो है इसराइल, फिलिस्तीन और इधर सीरिया से लगती है। सुनील कुमार जो है इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था ये 87 kg में और कैटेगरी में। और चैंपियनशिप जो है इज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा ये चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई। द चैंपियनशिप सर्व्स एज द क्वालिफिकेशन एंड रैंकिंग इवेंट फॉर द 2025 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। 2024 का जो 2024 का ये एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो है ये बिशेक में हुई थी, किर्गिस्तान में। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में पेनल्टी लगाई है 2 बैंकों पर।
तो ये दो बैंकें जो है कौन कौन सी हैं, तो ये हैं HDFC बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो HDFC बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक जो है इनके ऊपर जो है ये पेनल्टी लगाई है। तो इन्होंने ये पेनल्टी क्यों, किस आधार पर लगाई है, तो पहला तो है कि KYC नॉर्म्स को फॉलो नहीं करने के लिए HDFC पे लगाई है। और पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए जो है कि 68.2 लाख जो रुपीज़ हैं उसकी जो है प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं होने पाई है। तो एक तरह से उसको लेकर के पंजाब एंड सिंध बैंक पर ये लगाई है। ठीक है। तो RBI इम्पोज 75 लाख पेनल्टी, 75 लाख पेनल्टी रुपीज़ पेनल्टी लगाई है किस पर, HDFC पर, फॉर KYC रिलेटेड वायलेशन के लिए। और पंजाब एंड सिंध बैंक ने फाइंड 68.2 लाख फॉर फाइलिंग अ रिपोर्ट टू नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर। तो उनका जो है एक तरह से 5 करोड़ या इससे ऊपर का जो फंडिंग हुई है उसका इन्होंने ब्यौरा नहीं दिया है पंजाब एंड सिंध बैंक ने। इसको लेकर के इनको ये फाइन लगाया गया है। वो कितना है, 68.2 रुपीज़ का, 2 लाख रुपीज़। और यहाँ पे 75 लाख रुपए का जो है ये HDFC पर KYC नॉर्म्स फॉर्म को जो है पूरी तरह से पालन ना करने के कारण। ठीक है। तो RBI मॉनिटर्स बैंक टू इंश्योर कंप्लायंस विद KYC नॉर्म्स एंड रेगुलेटरी गाइडलाइंस। तो RBI ने जो है, RBI जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नियामक संस्था है, तो KYC नॉर्म्स को लेकर के और जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं, जो भी नियम हैं और निर्देश हैं, उनको सभी बैंक को पालन करना पड़ता है। और जो भी बैंक जो है इसमें RBI के नॉर्म्स पालन नहीं करता है तो RBI उस पर जो है पनिशमेंट के रूप में एक तरह से जो पेनल्टी लगाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU विद हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी। एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ में किस संस्था ने जो है MOU पर साइन किए हैं, है ना। तो या कह सकते हैं किस संस्था ने जो है इसको एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ अनुबंध किया है। तो ये जो है यूनेस्को संस्था है। और यूनेस्को जो है ये UN की संस्था है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। ठीक है, याद रखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट साइंड MOU विद यूनेस्को टू इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी। तो ये एजुकेशन सेक्रेटरी हैं वहाँ के हिमाचल प्रदेश के, राकेश कंवर। उन्होंने जो है इसको प्रेजेंट किया है और ये एग्रीमेंट पर इनके द्वारा साइन किए गए हैं, हिमाचल प्रदेश इन एग्रीमेंट। ठीक है। यूनेस्को वाज रिप्रेजेंटेड बाय टिम क्रूटिस। तो यूनेस्को जो है टिम क्रूटिस के द्वारा रिप्रेजेंट करी गई और शायद में जोएस पोन जो है उन्होंने MOU पर साइन किए हैं। ठीक है। तो प्राइमरी गोल क्या है इस MOU का, कि शिक्षा को कैसे हम अ, अच्छा बना सकें, या कह सकते हैं कि शिक्षा का विकास कैसे हो सके, मॉडर्न कैसे बना सकें, तो अत्याधुनिक कैसे बना सकें। तो ये है मॉडर्नाइज एजुकेशन। फिर है कुरिकुलम पर बात आती है कि जो सिलेबस रहेगा वो सिलेबस क्या रहेगा, वो किस तरीके से जो है पर्टिकुलर जो है लेवल पर क्या सिलेबस डाला जाए जिससे कि है वो शिक्षा जो है उनके बच्चों के भविष्य में बेहतर योगदान दे सके। उसके साथ साथ टीचर की ट्रेनिंग पर भी फोकस किया गया है कि टीचर्स को अच्छी जगह से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, अच्छे इंस्टीट्यूट से, और ताकि जो है जो टीचर्स की एबिलिटी जो है पढ़ाने की वो बढ़ सके। एग्रीमेंट एम्स टू इक्विप स्टूडेंट विद 21st सेंचुरी स्किल्स। तो अभी जो 21वीं शताब्दी में जो भी कौशल हैं उनको जानने के लिए, उसके साथ क्रिटिकल थिंकिंग है जैसे, या कम्युनिकेशन है, तो इसको जो इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन्होंने ये एग्रीमेंट किया है। तो ग्रीन एजुकेशन को एक तरह से इसको भी प्रपोगेट करने के लिए, या कह सकते हैं ग्रीन एजुकेशन विल बी इंटीग्रेटेड इनटू द कुरिकुलम। ग्रीन एजुकेशन मतलब है कि पर्यावरण से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको जो है सिलेबस में रखा जाए, ताकि बच्चों को जो है अवेयरनेस बढ़े पर्यावरण के बारे में। ठीक है। बच्चे जो हैं जागरूक हो सकें और अवेयर हो सकें एनवायरनमेंट के बारे में, तो टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर,
विच कंट्री इज होस्टिंग द यूरोपियन यूनियन लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज। अभी तक देखिए यूरोपियन यूनियन जो है लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन्होंने अभी की है, इसका नाम है माइलेक्स 2025। ठीक है, अब ये जो माइलेक्स 2025 है, ये किसके द्वारा होस्ट करी गई, किसके द्वारा आयोजित की गई? तो ये है हंगरी के द्वारा जो है ये आयोजित की गई है। तो हंगरी इज होस्टिंग द ईयू लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज माइलेक्स 2025 फ्रॉम 25 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक के बीच में ये अभी चल रही है ना। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू टेस्ट ईयू बैटल ग्रुप्स लैंड बेस्ड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज इन रियल टाइम कंडीशन। जो आज की कंडीशन है, रियल टाइम कंडीशन है, उनको जो है उनके हिसाब से जो भी लैंड बेस्ड ऑपरेशंस हैं, या कह सकते हैं कि जो भी वेपन्स हैं, और उसको लेकर के जो है जो भी करंट सिनेरियो में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसको अच्छी तरह से यूज़ करने में, और साथ साथ जो है एक तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में, जो सभी तीनों सेनाओं को, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। और ये ईयू जितने भी यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश हैं, तो उनको लेकर के ये सभी सदस्य देश शामिल हैं उसमें, और हंगरी में ये आयोजित की जा रही है। तो इसमें कौन कौन शामिल है? 900 सोल्जर शामिल हैं 11 कंट्रीज़ के, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और स्पेन ये भी पार्टिसिपेटिंग हैं। तो ये कुछ मुख्य देश हैं जो कि इस अ, ये मिलिट्री एक्सरसाइज में सम्मिलित हैं। तो यूरोपियन कॉप्स, ये नाम से इसको यूरो कॉप्स के नाम से जा रहा है। ही इज लीडिंग द एक्सरसाइज विद हंगरीज गिडरेन राइफल कंपनी। तो गिडरेन राइफल कंपनी है, उसके द्वारा ये हंगरी में ये एक्सरसाइज करवाई जा रही है, एक्टिवली इन्वॉल्व। ठीक है, ट्रेनिंग इज टेकिंग प्लेस एट पापा एयरबेस। तो पापा एयरबेस है, पापा एयरबेस, वहाँ पर जो है ये उस बेस पर जो है ये ट्रेनिंग करवाई जा रही है। और जो है सेंट्रल शूटिंग एंड ट्रेनिंग रेंज वहाँ पर मौजूद है, ये इंस्टीट्यूट हंगरी का, वहाँ पर ये एक्सरसाइज करवाई जा रही है माइलेक्स 2025। ठीक है, ये किसको, कहाँ को लेकर के? ईयू के जितने भी देश हैं, यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं, उनको लेकर के ये एक्सरसाइज करवाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट मेजर नेवल एक्सरसाइज विद अफ्रीकन नेशन? तो भारत का जो पहला मेजर नेवल एक्सरसाइज अभी हुआ है, जो नौसेना को लेकर के साथ मिलकर के अफ्रीकन कंट्रीज को के साथ ये जो एक्सरसाइज की गई है, तो ये पहली मेजर एक्सरसाइज है। ये वो है आईकी में। आईकी में का मतलब है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। ठीक है, तो ये कहाँ की जा रही है? बेसिकली ये जो है तंजानिया में की जा रही है, दार एस सलाम में। और ये 6 दिन की एक्सरसाइज है, 6 डेज की एक्सरसाइज है, जिसमें ये इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज शामिल हैं। तो विच कंट्रीज को होस्टिंग आईकेएमआई आईकी में, है ना, ये तंजानिया को होस्ट कर रही है। तो इंडिया एंड तंजानिया बोथ कंट्रीज आर होस्टिंग दिस एक्सरसाइज। ठीक है, वेयर विल आईकेएमए 2025 टेक प्लेस? ऑफ द कोस्ट ऑफ दार एस सलाम, तंजानिया। हाउ लॉन्ग विल ये आईकी में 2025, ये 6 दिन की ये एक्सरसाइज रही है। ठीक है, और इसमें 10 अफ्रीका नेशंस जो हैं वो शामिल हुए हैं, तंजानिया, कोमोरस, जिबूती, इरिट्रिया, केनिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सीशेल्स और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद अब इसमें इंडिया का कौन सा वेसल है, या कह सकते हैं कौन सा जो अ, जहाज है, शिप है, वो शिप कौन सा है जो यूज़ की हो रहा है? तो इंडिया में जो है ये आईएनएस शून्य, इसको डिप्लॉय किया गया है इंडियन ओशियन जो सागर है वहाँ पे। ठीक है, और ये जो है आईओएस सागर पिछली बार जो हुई थी, इसको 15 अप्रैल से 8 मई ये चलेगी।
तो हाउ लॉन्ग विल आईओएस सागर लास्ट, तो ये 15 अप्रैल से चलकर ये 8 मई 2025 तक ये एक्सरसाइज चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अजय सेठ को नया फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है भारत का। और ये जो है अजय सेठ जो है ये 1987 बैच के हैं आईएएस, और ये कर्नाटक कैडर में आते हैं। ठीक है, इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो आईआईटी रुड़की में हुई है, और उसके साथ साथ इन्होंने मनीला में यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने शिक्षा ली है। तो विच आईएएस बैच डज अजय सेठ बिलोंग, 1987 बैच कर्नाटका कैडर। और फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन डिड अजय कंप्लीट हिज एजुकेशन, बीटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड एमबीए फ्रॉम मनीला यूनिवर्सिटी। तो एटेनियो डे, यहाँ से इन्होंने एमबीए किया है मनीला यूनिवर्सिटी से। डिपार्टमेंट ये कौन सा देख रहे थे अभी तक, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है डीईए, और साथ में रेवेन्यू के सेक्रेटरी थे। ठीक है, और अब जो है हु वाज द प्रीवियस फाइनेंस सेक्रेटरी, अजय सेठ से पहले जो है कौन फाइनेंस सेक्रेटरी थे, तुहिन कांत पांडे। तो तुहिन कांत पांडे की जगह इन्होंने ली है, जो कि रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे अभी तक अजय सेठ, और अब जो है ये फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव भारत सरकार बने हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 अकॉर्डिंग टू एस&पी ग्लोबल रेटिंग। एस&पी ग्लोबल रेटिंग के हिसाब से 2026 की फाइनेंशियल ईयर की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी रहेगी, अनुमान इसका कितना है, तो ये जो है 6.5% रहने की उम्मीद है, ऐसा एस&पी ग्लोबल रेटिंग ने कहा है। तो विच फैक्टर डज द एस&पी ग्लोबल रेटिंग एज्यूम द इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। तो इसमें इन्होंने ये लिया है कि जो मानसून सीजन है फेवरेबल होना चाहिए, है इस समय फेवरेबल है, और साथ में स्टेबल कमोडिटी प्राइस, जो कमोडिटी प्राइजेज हैं, जो वस्तुओं के जो प्राइजेज हैं वो अभी स्टेबल हैं, स्थिर हैं। फेवरेबल मानसून सीजन जो है उसके रहने के कारण जो इन्होंने बताया है कि 6.5% जीडीपी रहेगी 2026 में इंडिया की। तो हाउ मच डज एस&पी ग्लोबल रेटिंग एक्सपेक्ट आरबीआई टू कट इंटरेस्ट रेट द करंट मॉनेटरी पॉलिसी साइकिल। तो अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके हिसाब से कितना जो है बेस रेट ये कम करेंगे आरबीआई, तो इसको 75 से 100 बेसिस पॉइंट्स बताया गया है। देखिए यहाँ पे करेंट मॉनेटरी पॉलिसी में देखिए दो चीज़ है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, राजकोषीय नीति यानी फिसाल पॉलिसी, और दूसरी जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ये दोनों पॉलिसीज जो हैं वो देश की जीडीपी डिफाइन करती हैं या फिर इन्फ्लेशन को डिफाइन करती हैं। अब इसमें जो फिसाल पॉलिसी है वो जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, या फिर कह सकते हैं वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये राजकोषीय नीति आती है, और उसमें राजकोष का लेखा जोखा होता है। दूसरा जो है शॉर्ट टर्म में जो आती है, तो दीर्घकालीन हो गई ये फिक्साल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, और अल्पकालीन या कह सकते हैं जो कम ड्यूरेशन के लिए होती है या शॉर्ट टर्म होती है, वो आरबीआई बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो उसके द्वारा जो है प्राइजेस जो है या फिर कह सकते हैं जो जीडीपी है और इन्फ्लेशन है वो हमारे देश की निर्भर करती है। तो आरबीआई के पास सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये इनके जो इनका जो परसेंटेज फैक्टर है उस पे उनको जो है ये चेंज करती है आरबीआई, जिससे जो है ये इन्फ्लेशन और जीडीपी चेंज होती है, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, और जब इकोनॉमिक्स में आएंगे तब हम ये बैंकिंग का जब क्लास लेंगे तो इसको जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अभी इसमें ये भी है कि विच कंट्रीज डज एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स आइडेंटिफाई एज अ रेसिलियंट ग्लोबल ट्रेड अनसर्टिनिटीज। तो यहाँ पर जो है इंडिया के साथ साथ जो है अनसर्टिनिटीज को लेकर के जो आइडेंटिफाई करी गई है कि जो कि
ग्लोबल ट्रेड को जो है एक तरह से प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो उसमें जो है इंडिया के साथ साथ जो है फिलीपींस का नाम आया है, इंडिया एंड फिलीपींस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच countries has the competition commission of India signed MOU for cooperation in the competition law enforcement? कंपटीशन लॉ इन्फोर्समेंट को लेकर के MOU साइन किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो किस देश ने ये कमीशन साइन किया है? तो ये जो है इजिप्ट, मॉरिशस, जापान, ब्राज़ील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कमीशन, US डिपार्टमेंट जो है जस्टिस का, इन सभी ने मिलकर के ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो जिस पे MOU पे साइन हुआ है, इंडिया में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और अदर देश के जो भी सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें ये एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये साइन हुआ है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि CII MOUs विद इंटरनल कंपटीशन अथॉरिटीज टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन, ये सहयोग बढ़ाना है इसमें सहयोग को, और आगे जो है कंपटीशन को लेकर के जो सहयोग है उसको आगे बढ़ाना है। और उसके बाद किसमें? कंपटीशन लॉ इन्फोर्समेंट में। ठीक है, उसके साथ साथ टैकल एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, तो एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं उनको भी रिड्यूस करना है। ठीक है, हाउ मैनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, तो यहाँ पे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर के है कि अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं ये कंपटीशन को लेकर प्रोविजंस जो हैं कितने हैं? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इंडिया से के साथ जो ये कंपटीशन रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो 14 हैं, जिन पर इन प्रोविजंस पर साइन किया गया है। ठीक है, जिस पर MOU पर साइन किया गया उसमें ये इतने प्रोविजन है 14। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अभी हाल ही में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से CEO का देहांत हो गया। तो ये जो CEO थे ये हान जोंग हीज थे। हान जोंग हीज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के अभी हाल ही में जो CEO थे वो उनका देहांत हो गया, और वो जो हैं 63 वर्ष की आयु के थे और हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हुई। और उस ये 2022 में जो है CEO बनाए गए थे। उनकी जगह पे अब जो है जुंग योंग हिम, जुंग योंग हिम को जो है ये CEO बनाया गया है। ठीक है, तो ही डाइड एट द एज ऑफ 63 ईयर्स ड्यू टू हार्ट अटैक। ही वाज अपॉइंटेड एज अ सैमसंग CEO 2022, who was taking full charge of Samsung Electronics after Hun Jong Hee's passing। तो कौन? जुंग यंग हाइम, इन्होंने इनका चार्ज लिया है इनकी जगह पे CEO का। विच डिवीजन वाज जुन योंग हिंग लीडिंग बिफोर बिकमिंग द सोल CEO ऑफ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स? सेमीकंडक्टर डिवीजन इससे पहले ये देखते थे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीज़न है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीज़न में को जो है आगे लाने के लिए इसमें हैन जोंग ही इसका नाम आता है, और ख़ासकर सैमसंग की टीवी को लेकर के। तो टीवी जो है सैमसंग में इनका इनका जो योगदान था वो ज़्यादा था। टीवी को लेकर सैमसंग जो है डिफरेंट इक्विपमेंट्स बनाती है, और ये कोरिया की कंपनी है। मोबाइल भी बनाती है, टेलीविज़न भी बनाती है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो है वो भी बनाती है, और साथ साथ में जो है रियल इस्टेट में भी ये बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ड्यूरिंग विच इवेंट वाज द लेटर ऑफ इंटेंट फॉर द ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर? ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के बीच को लेकर के इंडिया और सिंगापुर के बीच में कौन सा इवेंट में ये LOI जो है ये साइन हुआ है, लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है? तो ये है सिंगापुर मैरीटाइम वीक। तो इसको लेकर के सिंगापुर मैरीटाइम वीक ने ये मार्च 24 से 28 2025 अभी जो चल रहा है, तो 28 मार्च तक जो है ये शिपिंग कॉरिडोर को लेकर के ये डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर को ये साइन किया है, और इवेंट को इसको LOI को लेटर ऑफ इंटेंट को ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर को लेकर के। ठीक है, मैरीटाइम वीक। तो हु साइंड, तो इसमें जो है बिहाफ ऑफ जो सिंगापुर की तरफ से टीओ इंग डी जो CEO है मैरीटाइम के,
एंड पोर्ट अथॉरिटी एमपीए के, उन्होंने साइन किया है। भारत की तरफ से जो है वो आर लक्ष्मणन ने साइन किया है, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के। तो पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के सेक्रेटरी हैं आर लक्ष्मणन, उन्होंने जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने साइन किया है इसमें लेटर ऑफ इंटेंट पर। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैरीटाइम डिजिटलाइजेशन एंड डिकार्बनाइजेशन को प्रमोट करना। यानी कहने का मतलब है, एक तो डिजिटल जो है फील्ड में जो है इसको जो है इम्प्रूव करना, तो डिजिटलाइजेशन को बेहतर बनाना, और साथ साथ में डिकार्बनाइजेशन की बात करी यही है कि कार्बन का जो एमिशन होता है या CO2 एमिशन है उसको जो है रिड्यूस करना, ताकि जो इन्वायरमेंट के जो भी रिक्वायरमेंट्स है या इन्वायरमेंटल पॉलिसीज है उसको फुलफिल कर सकें। ठीक है। तो व्हाट टेक्नोलॉजिकल गोल डज द GSC एम टू अचीव एडॉप्टिंग द जीरो और नियर जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन टेक्नोलॉजीज? तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन टेक्नोलॉजीज को जो है उनको जीरो बनाना है, तो जो कि ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विच फर्स्ट इंडियन स्टेट टू स्टैब्लिश सीनियर सिटीजन कमीशन? सीनियर सिटीजन कमीशन को लेकर के एक बिल पास किया है। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने ये कमीशन बनाया है? तो ये है केरल। ठीक है। तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव? कि टू प्रोटेक्ट राइट्स, वेलफेयर, रिहेबिलाइजेशन ऑफ सीनियर सिटीजन, उनके राइट्स को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के, उनके कल्याण को लेकर के, और उनके पुनर्वास को लेकर के ये केरला स्टेट ने ये सीनियर सिटीजन कमीशन इसको बनाया है। मेजर इशू डज द केरला स्टेट सीनियर सिटीजन कमीशन एम टू एड्रेस? तो ये है नेग्लेक्ट, एक्सप्लॉयटेशन एंड लोनलीनेस। पहले तो जो है जो वृद्ध लोग हैं उनको जो है एक तरह से जो है ये कहा जाता है कि इनको नेग्लेक्ट करना, इनको नज़रअंदाज करना, और साथ साथ इनको जो है इनका शोषण करना, और उसके साथ में अकेलापन इनका जो है उसको लेकर के ये इश्यूज थे, जिनको लेकर के ये कमीशन जो है सीनियर सिटीजन कमीशन केरल ने ये फॉर्म किया है। वाट रोल विल द केरल सीनियर सिटीजन कमीशन प्ले? इसमें क्या रोल अदा करेगा? तो ऐसी इम्प्लीमेंटेशन करेगा इनिशिएटिव्स के जो इनकी सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट को बढ़ाए, इनकी सुरक्षा को, और एम्पावरमेंट है उसको इंक्रीज करे। नेक्स्ट है, विच कंट्री सबमिटेड द फिल्म संतोष फॉर द ऑस्कर? संतोष जो है ऑस्कर के लिए फिल्म जो है इसको इन्होंने सबमिट किया है ऑस्कर प्राइज के लिए। तो ये किस कंट्री के द्वारा सबमिट करी गई है? और ये जो फिल्म है ये यूके के द्वारा जो है ये करी गई है, ऑस्कर में नामित के लिए सबमिट करी गई है नॉमिनेशन के लिए। विच ब्रिटिश इंडियन फिल्म मेकर डायरेक्टेड द फिल्म संतोष? तो संध्या सूरी है, इन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। लीड रोल जो है वो सहाना गोस्वामी इस फिल्म में किरदार रहेंगी। और ये जो सेंसर बोर्ड CBFC है, इन्होंने बैन किया है इसको, रिलीज द फिल्म संतोष को इंडिया में जो है दिखाने के लिए बैन किया गया है। क्यों किया गया है? कि इन्होंने जो है प्रमोट्स नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवार्ड वुमेन, नकारात्मक जो एटीट्यूड है वो दिखाया गया है, एक तरह से नकारात्मकता दिखाई गई है वुमेन्स के जो है को लेकर के। इसमें अ, जो सोच है वो नकारात्मक है, उसको बढ़ावा दिया गया है। और इस्लामोफोबिया कहने का मतलब है कि इस्लामोफोबिया जिसमें इस्लाम से संबंधित या मुस्लिम धर्म से संबंधित जो है ऐसी कई सीन्स होंगे तो जिसमें जो है वायलेंस भड़क सकता है, या फिर कह सकते हैं कि हिंसा जो है वो उत्पन्न हो सकती है। और पुलिस वायलेंस को लेकर के भी है कि पुलिस जो है हिंसा कर सकती है। तो पुलिस में जो महिलाएं हैं वो भी, तो खास तौर से ये महिलाओं के सशक्तिकरण के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसको जो है बैन कर दिया गया है इंडिया में। ठीक है। और उसके बाद मेन स्टोरी लाइन ऑफ द फिल्म क्या है? तो नॉर्थ इंडियन वुमेन है जो कि ज्वाइंस द पुलिस फोर्स को ज्वाइन करती है आफ्टर द हस्बैंड डेथ, अपने हस्बैंड के डेथ के बाद में, और इन्वेस्टिगेट करती है मर्डर ऑफ अ दलित गर्ल।
दलित गर्ल है, उसका मर्डर हो जाता है, उसको इन्वेस्टिगेट करती है। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ साइटेड बाय द सेंसर बोर्ड फॉर बैनिंग द फिल्म? इट कुड निगेटिवली इम्पैक्ट सोसाइटी। तो समाज को एक तरह से नकारात्मक संदेश जा रहा है समाज को लेकर के, और प्रमोटिंग सर्टेन नेगेटिव नैरेटिव्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। वेयर हैज़ द ऑयल रिजर्व बीन डिस्कवर्ड इन उत्तर प्रदेश? तो अभी बलिया में ऑयल रिजर्व को डिस्कवर किया गया है। बलिया में चित्तू पांडे ने जो है जाति सरकार बनाई थी भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। ठीक है, और बलिया जो है, बलिया का रहने वाले थे जो 1857 के क्रांतिकारी थे, जिनके द्वारा जो है इसको, जो बैरकपुर छावनी में जिन्होंने सबसे पहले जो है हथियार उठाया था, और इसमें जो है 1857 की क्रांति के में जो है जो एक गन आई थी, और उस गन में जो है उसके जो उसका जो कारतूस था उसको पहले मुंह से निकालना पड़ता था, और उसको उसके बाद जो है उसको गन में उसको अ, डाला जाता था। और इसको लेकर के जो है बोला गया था कि इसमें जो तात्कालिक कारण था कि इसमें सूअर और गाय की चर्बी मिली हुई है। और उसको लेकर के मंगल पांडे ने, जो कि बलिया के रहने वाले थे, उन्होंने बैरकपुर छावनी में जो है पहला जो है एक तरह से आंदोलन की शुरुआत तो मेरठ से हुई थी, लेकिन एक पहली घटना जो है वो वहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बलिया में ओएनजीसी ने, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए 12 बीघा ज़मीन जो है वो ली है, और इसमें 12 बीघा ज़मीन को बोला है ओएनजीसी ऑयल एक्सप्लोरेशन करेगा। ठीक है, और उसमें जो है हाउ मैनी ईयर्स लैंड बीन लीज्ड, और ये 3 साल के लिए ली गई है ओएनजीसी के द्वारा। विच ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सकवेशन ऑफ ऑयल इन बलिया? और जो यहाँ पर जो है इसका एक्सकवेशन जो होगा, या कह सकते हैं कि जो यहाँ पर माइनिंग वर्क जो होगा वो ओएनजीसी के द्वारा किया जाएगा। और फेमस फ्रीडम फाइटर्स चित्तू पांडे का यहाँ पे नाम आता है कि चित्तू पांडे ने भारत छोड़ो आंदोलन में, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो उसमें चित्तू पांडे ने बलिया में एक समानांतर सरकार की को बनाया था। और तामलुक में भी समानांतर सरकार बनी थी। और जैसे ही जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, उसी दिन जो है सभी कांग्रेसिस को गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में इनको रखा गया था, और तबीयत खराब होने के कारण इनको जो है बाद में छोड़ दिया गया था। लेकिन एक तरह से ये आंदोलन जो है नेतृत्वहीन हो गया था। शुरुआत तो महात्मा गांधी जी ने करी थी, लेकिन उसके बाद जो है सभी जो बड़े बड़े लीडर्स थे कांग्रेस के, या और भी अन्य जो लोग थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ये कह सकते हैं कि उनको जेल में डाल दिया गया था। और उसको लेकर के जो है बाद में ये आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया था। ठीक है, तो चित्तू पांडे नाम याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। अब ओएनजीसी ने जो लैंड ली है, इसका रेट क्या है? तो रेंट जो है ये पर एकड़ जो 1,25,000 रुपये प्रति एकड़ जो इन्होंने पे किया है ओएनजीसी ने। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। वेयर डिड द वाइल्ड फायर इन साउथ कोरिया इनिशियली स्टार्ट? तो अभी जो जंगलों में आग लगी है वो साउथ कोरिया में लगी है, और ख़ास तौर से उसमें विंसोंग, आनडोंग और येंग डुक, ये 3 इम्पोर्टेंट सिटी है, या कह सकते हैं सिटी या काउंटी। ये 3 जो है इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पर ये आग लगी है। उसमें भी विंसोंग विसोंग कंटी, यहाँ पर जो है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा है। तो कितने पीपल जो है अभी तक डाइड हैं, हो चुके हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है इसमें, इस फायर के कारण? 24। जंगलों में आग लगने के कारण जो है ये 24 लोग को मृत्यु हुई है। और साउथ कोरियन प्रोविंस कौन सा है जिसमें ये अफेक्टेड रही? तो नॉर्थ जियोंगसांग प्रोविंस है,
उसके बाद है हाउ मेनी वर्कफोर्स, कितने डिप्लॉय किए गए वर्कफोर्स कंट्रोल करने के लिए इसको, जंगल की आग को। तो ये है 5,000 लोगों को डिप्लॉय किया गया था। और लोकेशन कौन सी थी जो कि वाइल्ड फायर के लिए अफेक्टेड रही? ये थी उइनसोंग, आंडोंग और यानगांग। तो जो भी मेजर करंट अफेयर्स थी अभी तक की वो मैंने आप लोग को बताई। अब जो है नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो है वो सेम डे मिलाप करेगी आपको, और कोशिश करूंगा कि उसको और बेहतर करने की तरीके से आपके सामने रखूं, ताकि जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा समझ में आए। मेरी फिर से आग्रह है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए।